नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। आज हम लोग निबंध पे चर्चा करने जा रहे हैं। यद्यपि आज की चर्चा एक विशेष स्वरूप में होगी और हम लोग एक निश्चित परीक्षा जीआईसी मुख्य परीक्षा में आने वाले निबंध पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि निबंध का जो हिस्सा है वो महत्वपूर्ण रूप में अगर देखा जाए तो मुख्य परीक्षा में एक तरह से निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में आ गया है। विद्यार्थियों को इस प्रश्न पत्र, विशेषकर सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को लेकर और निबंध को लेकर काफी जिज्ञासाएं भी थी, इसलिए विचार हुआ कि इस पर एक लेक्चर विद्यार्थियों के लिए बनाया जाए और उस पर हम लोग अपने विद्यार्थियों के साथ बातचीत करें, उन विद्यार्थियों के साथ जो कि मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। देखा जाए तो इसका अगर मुख्य परीक्षा के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझ लें, ये जीआईसी मुख्य परीक्षा लिखित है और ये लिखित परीक्षा हो रही है और मुझे लगता है कि इसमें एक तरह से बहुत दिनों के बाद ये चुनौती होगी हम सबके सामने, विशेषकर विद्यार्थियों के सामने, कि उसमें लिखित परीक्षा में अपने विषय में अच्छे अंक लाए जा सके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अभी तक लगातार ऑब्जेक्टिव परीक्षा होने से एक आदत से भी पड़ जाती है कि बहुविकल्पी प्रश्नों को करने की। तो इसमें उन्होंने मुख्य परीक्षा में लिखित परीक्षा कर दी है। इसके दो पार्ट हैं। प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य हिंदी एवं निबंध, परंपरागत, समय 2 घंटा और पूर्णांक 100 अंक का है। अब इसमें अगर पूर्णांक की बात करें तो ये 100 अंक है और इसमें भी 2 हिस्से हैं, सामान्य हिंदी और निबंध। तो और पूरा पेपर ही क्योंकि हिंदी एक ही पेपर है, 2 घंटे का समय है, इसलिए अंकों के हिसाब से देखा जाए तो 1-1 घंटे आपके पास रहेंगे जो विद्यार्थी मुख्य परीक्षा देना चाह रहे हैं। तो ये पहला ही। दूसरा है द्वितीय प्रश्न पत्र। इसमें वैकल्पिक विषय, ये वही विषय है जो आपने कम से कम 4-5 साल जरूर पढ़ा होगा, उसकी तैयारी लगातार की होगी, क्योंकि आपके विषय से जुड़े ही इसमें प्रश्न आने हैं, इसलिए ये बहुत तनाव का मुद्दा नहीं रहता है। फिर भी इसमें समय देखिए 3 घंटा है और 300 अंकों के साथ आ रहा है। तो अगर हम देखें तो ये 2 प्रश्न, इस प्रश्न पत्र पर यहाँ पर बातचीत करने की आवश्यकता नहीं, जिसका जो विषय होगा उसके अनुसार उसकी तैयारी होती है। सभी के लिए ये एक तरह से ये कॉमन पेपर है, सामान्य पेपर है जो हर विद्यार्थी को करना है। और ये एक तरह से नया भी है उन विद्यार्थियों के लिए जो अपने विषय में तो महारत हासिल कर रखा है, अपने विषय के महारथी हैं, तभी वो मेंस तक पहुंचे भी हैं। और मुख्य चुनौती इस पेपर के हमारे सामने आ रही है। अब इसमें देखें, इसीलिए हम लोग इस पेपर पे बातचीत नहीं कर रहे हैं। हम लोग आज का विषय प्रथम प्रश्न पत्र, और प्रथम प्रश्न पत्र में भी हम लोग निबंध पे चर्चा करेंगे। अब इससे प्रश्नों का देखें, अगर निबंध के जो प्रश्न हैं अगर इस पर हम लोग बातचीत करें तो इसमें प्रथम प्रश्न पत्र है, प्रथम खंड सामान्य हिंदी है और इस सामान्य हिंदी के जो प्रश्न हैं इसे 50 अंक के हैं और इसका पाठ्यक्रम अपने हिसाब से जो सामान्य हिंदी व्याकरण आता है, कुछ मुहावरे, लोकोक्तियां, ये आते हैं। अब आते हैं मुख्य विषय पर। ये इसका द्वितीय खंड जिसमें हिंदी निबंध और इसके लिए निर्धारित 50 अंक किए गए हैं। और देखिए समय 2 घंटा है, 2 घंटे में 50 नंबर की सामान्य हिंदी और 50 नंबर के निबंध को करना है। और इसमें क्या है, इस खंड में से मतलब एक ही निबंध लिखना होगा और अधिकतम सीमा जो विस्तार है इसमें 1000 शब्द है। मैक्सिमम 1000 शब्द तक आपको निबंध लिखने हैं। 50 अंक का निबंध है। अगर पूरी परीक्षा योजना में देखा जाए तो 400 अंकों में 1/4 हिस्सा सामान्य हिंदी का है और उसमें 50 नंबर, उसका आधा हिस्सा निबंध का आ रहा है। और सामान्यतः ये देखा जाता है अगर आपने हिंदी ठीक तरह से तैयार कर ली है तो लगभग बराबर नंबर मिलते हैं। अंतर आता है निबंध का, कि जैसे कभी कभी साक्षात्कार 50 नंबर का होता है, देखने में तो 50 नंबर है, लेकिन हम सबको पता है कि इंटरव्यू में अगर किसी को 50 में 40 के आसपास मिल जा रहे हैं, 35 के आसपास मिल जा रहे हैं और किसी को 20 से नीचे मिल रहे हैं तो अंतिम चयन में नुकसान हो जाता है। उसी तरह इस निबंध के पेपर का महत्व है, इसे हम लोग देखेंगे। अब इसे समझते हैं। आपको बहुत सरलता के लिए इसमें इन्होंने निबंध है तो निम्नलिखित क्षेत्र होंगे, इन्होंने पहले बता दिया है।
साहित्य संस्कृति, दूसरा है राष्ट्रीय विकास की योजनाएं क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं और निदान। पहले में साहित्य संस्कृति को किया गया है, दूसरे में देखिए राष्ट्रीय विकास की योजनाएं, जो योजनाएं बन रही हैं और उनके क्रियान्वयन के लिए सरकार जो कर रही है उससे संबंधित है। तीसरा है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय और सामाजिक समस्या, इस समय जो समस्याएं चल रही हैं, समस्या और उसके निदान से जुड़ा है। फिर चौथा टॉपिक है विज्ञान तथा पर्यावरण, और फिर पांचवें में प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, जो प्राकृतिक आपदाएं, इस पे चर्चा है। और फिर एक कृषि उद्योग एवं व्यापार। इन्होंने बहुत सरलता से 6 हिस्सों में बांटा है। अब 6 हिस्सों में, क्योंकि हम सबके विषय मुख्य परीक्षा में अलग अलग हैं, वैकल्पिक विषय, तो आपको इन 6 में से अपनी रुचि के अनुसार देखना पड़ता है कि किसमें आप बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। निबंध लिखने के तरीके वही होंगे, आप इसमें से निबंध कोई भी चुनेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो ध्यान देना है कि आपका अपना विषय है, अपना विषय है और विषय के साथ फिर अलग से ही निबंध दिया गया है। दोनों में कॉमन क्या है कि इसमें व्याख्यात्मक तरीके से लिखना है, अर्थात लिखित परीक्षा है, इसमें निबंध भी लिखित है। तो हमें जो इसमें जो चुनौती आती है, वो चुनौती आती है जैसे हम विषय के टॉपिक लिखते हैं उसी तरह हम निबंध नहीं लिख सकते। निबंध की अपनी विशेषताएं हैं, जो इसके पहले वाले लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। तो उन विशेषताओं को, मुद्दा वही रहेगा, लेकिन जब आप उसी को निबंध में लिखेंगे तो पूरी शैली बदल जाएगी। वहां पर एक निश्चित शब्द सीमा में 100-150 शब्दों में आपको लिखना है, और यहां पर जो आपको लिखना है आपकी रचनात्मकता, जो विशेषताएं होती है, प्रासंगिकता, रचनात्मकता, तार्किकता, एक प्रस्तावना बनेगा और उसमें आप इस दोहे का इस्तेमाल करेंगे, श्लोक का इस्तेमाल करेंगे, कहानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोकोक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे जो महान लोग हुए हैं उनकी भी चर्चा कर सकते हैं। तो इससे बस अंतर ये देखना होगा। इसीलिए एक तरीके से सरल भी लगता है कि हमारा जो विषय कोई साइंस का बच्चा होगा तो क्या हम विज्ञान और पर्यावरण से कर लेंगे, लेकिन अगर आप अपने विषय का ही निबंध लिख रहे हो तब आपके सामने थोड़ी सी चुनौती और बढ़ जाती है कि ऐसा ना लगे कि आप क्वेश्चन आंसर जैसा लिख रहे हो जैसा आपका वैकल्पिक विषय है। इसके लिए आज इस लेक्चर में हम लोग एक एक विषय को लेते हैं और एक संभावना के तौर पे देखते हैं कि निबंध किस तरह से पूछे जा सकते हैं और उनमें हमें किन बिंदुओं का ध्यान रखना होगा। इसमें हम लोग अब ये पहला हिस्सा साहित्य और संस्कृति का है। अब साहित्य, जाहिर सी बात है कि साहित्य हम सबके जीवन में अनायासी कहते हैं शामिल रहता है। हम बचपन कक्षा 9 जब भी आपने बचपन में पढ़ा होगा तो साहित्य, चाहे अंग्रेजी साहित्य हो चाहे हिंदी साहित्य हो, आप उससे होकर गुजरे होंगे। इसलिए पहला काम यही कर लेना चाहिए कि इसकी सरलता के लिए कि 9, 10, 11, 12 की परीक्षा में जो आपने किताबें अभी तक पढ़ी हों उनको एक बार जरूर रिपीट कर लें। क्यों? क्योंकि वो साहित्य आपको मुख्य रूप में आधारभूत तरीके से पढ़ाएगा, आपके मेमोरी में है और कभी कभी आपको बस रिकॉल करना है उसको। तो साहित्य और संस्कृति ये पहला टॉपिक है। और देखिए चॉइस है कि आप 6 में से कोई एक ही हिस्सा, आपको एक हिस्से को चुनना है और उसी में विस्तार से 1000 शब्दों में आपको लिखना। और आपके पास समय लगभग 30 मिनट से 30 मिनट का माना जाए, अगर आधा पेपर को रखा जाए अंकों के हिसाब से 30 मिनट है। तो चुनौती क्या है कि 30 मिनट में स्पीड के साथ आपको कम से कम 1000 शब्दों तक पहुंचना है। और लिखने से पहले, क्योंकि 1000 शब्द लिखने हैं तो उसकी फ्रेमिंग, आपने कौन कौन से बिंदु रहेंगे, उसका एक रफ आइडिया आपको दिमाग में बनाना रहता है। इसमें देखा जाए तो जो प्रश्न सामान्यतः आते हैं, इसको अगर हम लोग 2 हिस्सों में बांटें, साहित्य और संस्कृति। साहित्य में अभी तक जो निबंध, अब हमारे सामने जो आधार है, क्योंकि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इस परीक्षा को करा रहा है, तो अगर हमें अंदाजा लगाना है कि इसमें किस तरह के निबंध आ सकते हैं, तो उसका एक बड़ा सरल तरीका यह है कि आयोग ने पिछले 10 साल में
चाहे वो आरओ का पेपर हो, पीसीएस का पेपर हो, लोअर का पेपर हो, उन पेपरों में इन मुद्दों से जुड़े कौन कौन से निबंध पूछे गए हैं, और उससे हम बहुत सरलता से ये समझ सकते हैं कि इस पेपर में किस तरह के निबंध आने वाले हैं। क्योंकि आयोग वही है, इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा एक होता है कि हमारे लिए सकारात्मक हो जाता है कि हम इतना तो सोच ही सकते हैं कि निबंधों की शैली किस तरह की होगी। अब देखें, अब जरूरी नहीं कि जो साहित्य पे वही निबंध लिखे जिसका हिंदी, सामान्य हिंदी या हिंदी साहित्य विषय हो, क्योंकि इसमें आपसे देखें निबंध इस तरह से पूछे जाते हैं कि आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आप उस विषय को समझकर सामान्य ढंग से रख सको। इसलिए साहित्य में भी मुख्यतः 3 तरह के, एक तो पहला निबंध होता है साहित्यकार से जुड़ा, फिर दूसरा जो प्रवृत्ति होती है उसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो मतलब विशेषता, उस साहित्य की विशेषता को लेकर जो चीजें होती हैं उससे, या फिर हम लोग इसके लिए इसको डायग्राम अगर हम लोग थोड़ा सा विस्तार से बना लें, एक तो साहित्यकार, साहित्यकार के हिसाब से होगा, ठीक। फिर दूसरा साहित्य की विशेषता के आधार पर होगा। फिर उसके बाद तीसरे निबंध होता है अन्य से संबंध जोड़ते हुए पूछा जा सकता है। साहित्यकार में हमें देखना होगा कि देखिए आपसे भाई मान लो हम लोग की कल्पना कर लें कि ये निबंध पेपर जो निबंध बनाने वाले हैं वो देख रहे हैं कि ये अनिवार्य पेपर है, हर स्ट्रीम के इसमें बच्चे हैं, इसलिए साहित्यकारों में वही साहित्यकार पूछे जाएंगे आपसे जिसको साहित्य के अलावा भी पढ़ने वाले बच्चे उसे जानते हो। इसलिए अभी तक अगर ट्रेंड देखा जाए तो साहित्यकारों में मुख्यतः कबीर, तुलसी और प्रेमचंद, अधिकतम आयोग ने इन्हीं 3 को निबंधों में शामिल किया गया। अभी हम लोग निबंधों में देखेंगे, मेरे पास सूची उस पर देखेंगे तो आपको साहित्यकारों में कबीर, तुलसी और प्रेमचंद, और इसमें भी कबीर और तुलसी का आप तैयार कर रहे हैं, जाहिर सी बात है लोक कल्याणकारी दृष्टि आपको देखनी पड़ेगी, अंधविश्वासों को दूर करने का मुद्दा देखना पड़ेगा, राष्ट्रीय चेतना, इस तरह से तो आपको साहित्यकारों में इन 3 तरह के निबंध आते हैं। फिर विशेषताओं के आधार पर देखा जाए तो अब ये विशेषता का संबंध आपके उस हिंदी भाषा के, हिंदी साहित्य के इतिहास और उसके प्रति, से हिंदी साहित्य में से भक्ति काल को पूछ लिया, फिर उसके बाद दलित चेतना पूछ लिया, फिर कभी कभी राष्ट्रीयता पूछ लिया। तो इसमें इस तरह के निबंधों को सम्मिलित किया जाता है साहित्य के। अन्य से संबंध का मतलब होगा कि साहित्य और जो आपने फेमस, जब हम लोग कभी कभी जब निबंध पढ़ाता हूं मैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो कहता हूं जो पहला निबंध आपको 2 निबंध हम सबसे पहले मिलते हैं। एक निबंध होता है साहित्य समाज का दर्पण है, ये पहला निबंध, और दूसरा विज्ञान वरदान है कि अभिशाप है। हम सभी बच्चों के, जो भारत के बच्चों से कह सकते हैं कि ये 2 निबंध, पहले 2 निबंध यही कह जाते हैं। तो ये जो परंपरागत निबंध है ये इससे है कि साहित्य दर्पण है, इससे जुड़ा निबंध होगा, साहित्य और समाज को लेकर, साहित्य और नैतिकता को लेकर, इस तरह के निबंध। तो साहित्य से इस 3 तरह के निबंधों को पूछे जाने की संभावना रहती है। तो इसी तैयारी के तौर पर इसे हम लोग देख सकते हैं। अब संस्कृति का जहां तक मुद्दा है, इस संस्कृति के साथ 2 चीजों को हम लोग जोड़ सकते हैं। एक है हिंदी की भाषा को लेकर और दूसरा मूल्यों को लेकर पूछा गया है। मुख्यतः भाषा को लेकर आता है तो इसको बहुत सरल ढंग से कहते हैं हिंदी भाषा को लेकर है कि हिंदी भाषा और राजभाषा है कि नहीं है, हिंदी जो है विकास की भाषा है कि नहीं है, हिंदी दिवस है तो उससे संबंधित है। जिस तरह इसी संबंधित एक इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो लेक्चर है उसमें, जिसमें ये कहा गया है कि हिंदी को ज्ञान की भाषा होनी चाहिए। तो एक तरह से निबंध इस तरह आते हैं। तो अगर आपने सिर्फ 2 तरह के,
हिंदी भाषा से जुड़े मुख्य मुद्दा, इसकी विशेषता संबंधित आपने ले लिया, और दूसरा मसला इसकी राष्ट्रभाषा को लेकर जो बहस है उसको हो सकता है। अब संस्कृति से मुख्यतः मूल्य, जैसे नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ के पूछ लिया गया। कभी कभी सब संस्कृति से जुड़े प्रश्नों को देखा जाए तो इसमें भारतीयता की बात है। अब आजकल देखिए जैसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, तो हो सकता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर पूछ ले। ठीक ठीक। अब कहते हैं बहुसंस्कृतिवाद का ही मामला आता है। हमारा देश अनेक संस्कृति का जुड़ा, तो बहुसंस्कृतिवाद, इसी में कभी कभी जो कॉन्सेप्ट आता है गंगा जमुनी संस्कृति। इस तरह से संस्कृति को लेकर उन मुद्दों को पूछा जाता है जो वर्तमान में जो दौर चल रहा है, जो सरकार की मंशा है, योजनाएं हैं, उससे जुड़े मुद्दे को लेकर सकता है। तो ये जो पहला सेक्शन है, इसमें आपके पास सरलता से ये विकल्प है। इसमें ये बहुत जरूरी नहीं है कि आप सुने कि भाई पहला साहित्य का मामला है तो ये हिंदी साहित्य वाले ही जाने, ऐसा नहीं है। इसमें अगर आपको संस्कृति की समझ सही से हो गई, भाई साहित्य संस्कृति का एक पार्ट है। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना, ये जो लाइन है क्या कह रही है? तो साहित्य संस्कृति क्या है? जो कुछ मनुष्य निर्मित है सब संस्कृति है। हाँ, प्रकृति में मनुष्य अपने प्रयासों से जो परिवर्तन करता है वो संस्कृति है। संस्कृत मानव की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो संस्कृति को लेकर एक साहित्य का आपसी रिश्ता नाता रहा है, और किसी भी संस्कृति के व्यक्ति उसके साहित्य में सरलता से हो जाती है। इसलिए इस पहले पार्ट को हम लोग सबसे सरल हिस्सा माना जाता है। अगर आपने संस्कृति के बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया कि संस्कृति और संस्कृति की खास बात क्या होती है कि संस्कृति उस परिवेश में उस समाज को दो चीजें करती है, जिसकी पहला यह है कि उसे साथ देती है, लक्ष्य देती है, और संस्कृति उस लक्ष्य को पाने के संसाधन भी उपलब्ध कराती है। तो जिस संस्कृति में है आप, अगर हम इस संस्कृति को माने कि जिस संस्कृति में है, संस्कृति कर रही है साध्य, लक्ष्य दे रही है, क्या आप अपने लक्ष्य बना सकते हैं, और उसके संसाधन भी दे रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर महात्मा गांधी कहते थे भारत की संस्कृति, भाई यहां पर गरीबी है, तो यहां की संस्कृति क्या है, लक्ष्य क्या है? सादा जीवन उच्च विचार। ये लक्ष्य दे दिया, साध्य हो गया, क्योंकि सभी सादगीपूर्ण जीवन जीनेंगे तो यहां के संसाधन उपलब्ध हैं। यहां की संस्कृति में है ना कि दूध दही का देश कहा जाता था, दूध दही की नदियां बहती थी, इस तरह की बातचीत भी आती है। तो इसलिए यहां की संस्कृति में दूध चढ़ाना, हम दूध महत्वपूर्ण हो गया। यहां सब सिंधु प्रदेश, पानी अधिक है, तो हमने जल चढ़ाने का प्रावधान है। लेकिन यही संस्कृति जो है, तो भारत में संस्कृति का जो पालन कर रहा है सही है, लेकिन कोई अरब में रहे जहां पानी की बहुत कमी है, फ्रांस में रहे, तो वहां पर अगर लक्ष्य बना ले कि मैं पानी हर जगह चढ़ाऊंगा, तो उसके संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। अगर इस संस्कृति की मूल बात को आप समझ लें तो बहुत शानदार तरीके से आप ये पहले पक्ष के निबंध को लिख सकते हैं। तो पहला इसमें देखा जाए। अब इसको हम लोग देख लें कि आयोग ने अभी तक इसमें से किस तरह के निबंध पूछे हैं। जैसे ये जो निबंध मेरे पास जो सूची है, ये आयोग के पिछले 10 साल के अभी तक ये जो निबंध आए हैं उनकी सूची, वो आपके इसमें पीडीएफ के तौर पे आपको पढ़ने को उसमें आप देख भी सकते हैं। अब जैसे अभी तक पूछा है कबीर के सामाजिक विचारों की प्रासंगिकता, गोस्वामी तुलसीदास के साहित्य में लोक मंगल। अब देखिए फिर प्रेमचंद और भारतीय समाज, या ठीक कोई फिर से पूछा है किसी एक अपने प्रिय साहित्यकार के बारे में बताइए। तो इसमें देखिए साहित्यकारों में मैक्सिमम अभी तक किया है। विशेषता को लेकर जो निबंध आए हैं, साहित्य में जैसे भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है, दलित साहित्य आंदोलन का औचित्य क्या है। फिर इसके बाद है कि साहित्य और प्रौद्योगिकी का संबंध क्या है, साहित्य और समाज। अब देखिए विशेषताओं के बारे में है, राष्ट्रीयता, भक्ति और दलित, इस सब के मुद्दे पे आए हैं, और संबंध को लेकर भी साथ साथ सवाल आ रहे हैं। भारत समाज नवनिर्माण में साहित्य की भूमिका, साहित्य में लोक मंगल का औचित्य, साहित्य समाज का प्रतिबिंब है ना कि दर्पण। अभी तक दर्पण कहा जाता था और प्रतिबिंब है, अब इसमें दोनों को दर्पण क्या है, और कि भाई अभी तक साहित्य समाज का दर्पण जो समाज में होता है वो दिखाया जाए, अब समाज का प्रतिबिंब है। तो इस दोनों का अंतर करते हुए इसमें फिर आगे है कि साहित्य का सामाजिक दायित्व, फिर साहित्य प्रौद्योगिकी संबंध। अब इसको अलग अलग देखा जाए कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार
देखिए एक बार प्रेमचंद पूछे गए, उपन्यासकार पूछे गए हैं तो वो आराम से पहुंचता है। और देखिए निबंध क्या है कि मानव जीवन और साहित्य, इस तरह के निबंध साहित्य से आए हैं कि जो तीनों हिस्सों में लोग बांट सकते हैं। अब देखिए संस्कृत से भारतीय संस्कृति विशेषता, ठीक, राष्ट्र भाषा और वर्तमान स्थिति। अब देखिए संस्कृति में भाषा को लेकर पूछ रहे हैं और इसी के साथ शिक्षा को भी वो कहीं कहीं वो पूछने की स्थिति आ जाती है। जैसे इसमें पूछा गया है कि शिक्षा और नैतिक मूल्य, साहित्य और नैतिक मूल्य, और साहित्य और नैतिक मूल्य तो कई बार पूछा गया। एक बार बड़ा अच्छा निबंध है साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध। तो इस तरह एक बार पूछा है कि संस्कृति और समाज के अंदर संबंध बताइए, तो मुख्यतः इसकी मूल अवधारणा, इसी के साथ भाषा को लेकर राष्ट्रभाषा के तौर पे हिंदी, हिंदी का विकास, हिंदी संस्कृति की वाहक है, इस तरह के अलग अलग हिंदी भाषा महत्व विशेषताएं, और कहीं कहीं शिक्षा और साक्षरता से जोड़कर पूछा गया है। तो ये जो निबंध है, और सबसे ज्यादा, और इसमें हमारे पास पूरी गुंजाइश रहती है कि हम उस दोहों का इस्तेमाल करें, और कुछ उदाहरण बचपन से जो कहानियां सुनी हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंट्रो बनाते समय भी बहुत सारे लोकोक्तियां मुहावरों का भी प्रयोग हो सकता है। तो ये पहला हिस्सा है। इसके हिस्से में हम लोगों ने देखा कि भाषा और मूल्य के दृष्टिकोण से इसको समझा गया है, और साहित्यकार की, और कोशिश करें थोड़ी सी मेहनत होने के बाद आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये पहला पार्ट है जिसका संबंध साहित्य और संस्कृति से है। और संस्कृति का इसलिए बहुत रोचक हो क्योंकि मौलिकता आ जाती है, क्योंकि संस्कृति हमारे जीवन का हिस्सा है। हमारे खान पान, हमारी वेशभूषा, हमारी भाषा के जो भी लक्षण हैं वो संस्कृत जुड़े हैं, इसलिए हमारे पास उदाहरण पर्याप्त होते हैं। रचनात्मक तरीके से इसे करना हमारे लिए आसान हो जाता है। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें, अब दूसरे हिस्से में आ रहे हैं, इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों से सुझाव देता हूं, आईएएस और पीसीएस में विद्यार्थियों से भी कहता हूं कि संस्कृति और इस वाला हिस्सा करने से नंबरों की संभावना अधिक हो जाती है, लेकिन फिर भी तो नियम वही है परीक्षा का, जो अच्छी तरह से आए उसी को करना चाहिए। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। फिर इसको आगे के लेक्चर जब हम लोग निबंध पे और देखेंगे तो फिर एक एक को हम लोग क्लियर कर लेंगे कि साहित्य में से आपने चुनाव कर लिया, उसकी हम लोग चर्चा कर लेंगे। फिर संस्कृत की मूल अवधारणा को समझ लिया, और संस्कृत के कितने डायमेंशन हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर अलग अलग डायमेंशन के तौर पर है। वो संस्कृति है, गंगा जमुना है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, संस्कृति ही आपको तय करती है कि आपका भविष्य क्या होगा, इस तरह से। और दूसरा अभी जो अब संस्कृति आ रहा है, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद आ रहा है, कि संस्कृति का जो हमला हो रहा है वो क्या है। भारतीय संस्कृति, इस बार तो मुझे लगता है कि बहुत सारे अच्छे निबंधों में ये है कि भारतीय संस्कृति का जो प्रसार पूरी दुनिया में हो रहा है योग के माध्यम से हो रहा है। तो इस तरह के नए निबंध जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं उनकी गुंजाइश इसमें बढ़ सकती है। इसका योग दिवस को लेकर हम लोग इसको समझ सकते हैं कि भारत की संस्कृति पूरी दुनिया में कैसे जा रही है। तो एक भारत से दूसरा, और जो पाश्चात्य संस्कृति हमें प्रभावित कर रही है, तो इसे सांस्कृतिक साम्राज्यवाद कहते हैं। उस दोनों को जोड़कर इसमें से हम लोग इसे समझ सकते हैं। जब भी निबंध कोई परीक्षा हो तो इसमें इसको इन दो हिस्सों को इन बिंदुओं के आधार पर हम देख सकते हैं। फिर आते हैं दूसरे हिस्से पर। राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन। अब ये एक चीज हमें समझना चाहिए कि कोई भी राष्ट्र जब भी तीन चीजें होती हैं, एक होता है विजन, एक होता है मिशन, और एक होता है लक्ष्य। विजन बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जैसे उदाहरण के तौर पर हमें पूरे भारत को महाशक्ति बनाना है, ये विजन हो सकता है। मिशन के तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि मान लो भारत बनाना है तो हमने शुरू किया स्वच्छ भारत को लेकर जो मिशन शुरू किया उसको कर सकते हैं। तो इस तरह के आपने कहा कि हम लोग 20 साल में इसको ऐसा करेंगे, फिर योजनाएं बनाए, उसके अनुसार योजना कब बनती है, जैसा विजन होता है फिर उसके हिसाब से मिशन लंबा होता है, 10 साल 20 साल का होता है, और उसके छोटे छोटे गोल होते हैं जो योजनाओं के माध्यम से शुरू होते हैं। जैसे स्वच्छ जल जो चल रहा है उसका लक्ष्य रखा गया है कि 2 सालों में हम सभी को स्वच्छ जल उनके घर तक पहुंचा देंगे। तो ये एक बड़े विजन का एक छोटा सा हिस्सा रहता है। इसी आधार पर अगर हम देखें कि जो भी इसमें विजन, मिशन और गोल या लक्ष्य कहते हैं, इससे ही जुड़कर हमारे देश में नीतियां बनती हैं
और फिर योजनाएं बनती हैं और फिर उनका क्रियान्वयन होता है। ठीक, अब देखिए विजन, मिशन और लक्ष्य, इसको मैं ध्यान में रख के हर देश, हर सरकार अपनी पॉलिसी बनाती है। उस पॉलिसी को पूरा करने के लिए योजनाएं बनती हैं और योजनाओं का फिर क्रियान्वयन की बात आती है। और आप देखें, इसलिए ये जो हिस्सा है ये थोड़ा सा मुख्यतः सरल हो जाता है कि अगर आपको सुरक्षित रहना है निबंध के हिसाब से, तो आपने भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखा जाए तो आप इन योजनाओं पर, उन योजनाओं को देख सकते हैं जो इस समय प्राथमिकता में है, भारत और उत्तर प्रदेश, और साथ में ये। अब इसमें जो निबंध पूछे गए हैं, अगर हम लोग योजनाओं की अगर इस सूची को देखें तो मुख्यतः योजनाएं ये जो बनती हैं, एक तो गरीबी, इसके साथ बेरोजगारी जैसे मनरेगा, ये इस तरह की योजनाएं बनी। फिर उसी तरह फिर ग्रामीण विकास, शहरी विकास, जो ग्रामीण और शहर को अलग अलग करके बनाई जाती हैं। और कुछ विजय हैं जो राष्ट्रीय चरित्र की होती है, बनती तो एक जगह है, जैसे स्वर्ण चतुर्भुज योजना, हाईवे का निर्माण, इस तरह की योजनाएं बन रही हैं। तो इस तरह से अलग अलग योजनाएं बनती हैं। और जाहिर सी बात है कि जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम लोग योजनाओं के छोटे छोटे स्वरूप को पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर कोई भी योजना पूछेगी तो आपके निबंध के पेपर में है। निबंध का पेपर का मतलब यह है कि भाई योजना का बिंदु छोटा होगा। ठीक, जैसे मान लो स्वच्छ भारत है, तो स्वच्छ भारत अभियान जो है उसमें भाई बिंदु बहुत छोटे छोटे होंगे, लेकिन आप उसको फिल्मों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, ग्रामीण उदाहरणों के माध्यम से उसको रचनात्मक तरीके से लिखते हो। तो भाई किसी भी निबंध के लिए वही बिंदु हैं जो इसके पहले वाले लेक्चर्स में एक आंतरिक बिंदु होते हैं, जिसमें रचनात्मकता है, तार्किकता है, प्रासंगिकता है, इस तरह के 5-6 बिंदु आते हैं। उसका वाय पक्ष होता है प्रस्तावना, पृष्ठभूमि, मूल विषय, विकास, तुलना, आलोचना, निष्कर्ष। तो आपको उन योजनाओं को देखना पड़ता है। तो ये इस तरह से अब बांट ले। अब देखिए स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं इससे महत्वपूर्ण हो गई है। तो अब देखा जाए तो योजनाएं जो आ रही हैं वो योजनाएं अब स्वास्थ्य का मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है। तो स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे जो योजनाएं हैं उनको अलग से आपको देखना पड़ेगा। और इसीलिए कहते हैं ना गरीबी, ग्रामीण और राष्ट्रीय। अब ये मुख्यतः आपके राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन के ये निबंध आ सकते हैं। अगर हम निबंधों में देखें जो अभी तक मुख्यतः पूछे गए हैं निबंध, उसमें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, मनरेगा, पहले नरेगा फिर मनरेगा का आता था, नमामि गंगे मिशन, स्वच्छ गंगा योजना, नमामि गंगे मिशन आया है, उसको पूरा करने के लिए स्वच्छ गंगा योजना चल रही है। और इस समय देखकर अगर आप यूपी के हिसाब से देखें तो इतने सारे हाईवे बन रहे हैं, वो भी एक योजना का क्रियान्वयन है। गंगा को सफाई को लेकर जो अभियान चल रहा है, इससे ये। तो अब देखिए जो निबंध अभी तक आए हैं इसको लेके राष्ट्रीय ग्रामीण योजनाएं, ठीक, इसको जोड़ा गया है। फिर महिलाओं से जुड़े जो अलग अलग जो मुद्दे हैं उनको लेकर, जैसे उज्ज्वला योजना पूछा गया है कि उज्ज्वला योजना के लाभ और हानि बताइए। मनरेगा तो कई बार पूछा गया है। आयुष्मान भारत, स्वस्थ भारत, ये भी है। अब इस समय एक भारत श्रेष्ठ भारत बहुत प्रासंगिक है कि इस पर निबंध पूछा जा सके। तो ये योजनाएं क्या है, तो इसमें अलग अलग ढंग से, विशेषकर आपको 5-6, जरूरी नहीं कि आपको निबंध उसी विषय पर लिखना है जिसमें आप विस्तार से अपने विचारों को रख सके। तो जो अभी के आए निबंधों की मैंने ये अलग अलग ढंग से चर्चा की है और इसी के आधार पर हम अपने निबंधों को मूल आधार दे सकते हैं। ये सुरक्षित हिस्सा माना जा रहा है। 12 महत्वपूर्ण जो मुख्य केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और उत्तर प्रदेश से अभ्युदय योजना अभी उत्तर प्रदेश सरकार की थी, ये भी महत्वपूर्ण हो सकती है। इसे हम लोग देख के बस आपको देखना है 12 महत्वपूर्ण जो योजनाएं केंद्र सरकार की उसको हम लोग देख सकते हैं और उत्तर प्रदेश की 3-4 योजनाएं जिनकी चर्चा लगातार अखबारों में, समाचार पत्रों में, और महत्वपूर्ण क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो पॉलिसी से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसे हम लोग यहां पर केंद्रित कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आ रहे हैं ये जो भी इसमें पूछा जा रहा है, ये तीसरे वाला हिस्सा बहुत विस्तार से है। अगर हम लोग इसके विस्तार को देखें तो मुख्यतः
इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एक ये है, ठीक, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हो रही हैं इसका पहला हिस्सा ये है। दूसरा है समसामयिक सामाजिक समस्याएं, इसको सुविधा के लिए, और देखिए समस्याएं और निदान, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक समस्याएं, जो समस्याएं हैं उन पर इन्होंने अलग से पूछा गया है। अब इस समस्याओं में पहले इसको जो सुरक्षित होता है, एक आता है महिला मुद्दा। आधी आबादी का प्रश्न है और महिलाओं से जुड़े हर कोई भी निबंध का पेपर होगा, विशेषकर आयोग जो पेपर बनाता है या संघ लोक सेवा आयोग में भी जो पेपर बनते हैं उसमें एक निबंध रहता है कि जो किसी न किसी रूप में महिलाओं से संबंधित, उनकी समस्याओं, उनके सशक्तिकरण को लेकर या उनसे जुड़े जो भी समस्याएं हैं, यौन अपराध के मामले हों, ठीक, बाल विवाह का मामला, ये है महिला। दूसरा आता है भारत में जो महत्वपूर्ण समस्या जाति को लेकर है या सामाजिक असमानता को लेकर है, उससे जुड़ा कह सकते हैं दूसरा मुद्दा होता है सामाजिक न्याय का। तो सामाजिक समस्याओं में पहला महिलाओं से जुड़े मुद्दे, दूसरा सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दे होते, और तीसरा जो है जिनका स्वरूप राष्ट्रीय चरित्र होता, जिनका स्वरूप राजनीतिक और सामाजिक दोनों से संबंधित होता है। इस तरह के निबंध इसमें आते हैं और यह सुरक्षित इसलिए रहता है कि भाई हम इस अपने जीवन में इन समस्याओं को लगातार सुनते हैं और इसमें रचनात्मकता की अत्यधिक कहते हैं गुंजाइश रह सकती है। क्यों? क्योंकि अगर महिला समस्या से जुड़ा कोई मुद्दा है तो हम चाहे महिला हो चाहे पुरुष एक परिवार में एक साथ रहते हैं, तो इस वजह से जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको हम लोग बहुत बारीकी से महसूस भी करते हैं और उसको जब लिखना होता है उसके बारे में कुछ बेसिक समझ हो जाए। जैसे महिला मुद्दे बेसिक समझ होती है कि यह जो लैंगिक असमानता है वो प्राकृतिक नहीं है, मनुष्य मेड है, वो जैविक नहीं अजैविक है, वो भगवान ने नहीं बनाया है भगवान, बल्कि ये मनुष्य मेड है। भगवान ने स्त्री और पुरुष को अलग अलग बनाया है, प्राकृतिक रूप से अलग हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से अलगाव के आधार पर जब सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में जब नियम बनाए गए तो उसमें यह असमानता स्पष्ट होने लगी। अगर इस बारे में आप क्लियर कट हैं उसके बाद तो सामान्य आंकड़ों के आधार पर कह सकते हैं। इसलिए निबंध भाई पहला ठीक, इनका पहला मुद्दा है कि जो भेद, जहां जहां भेद हैं उनको लेकर, ठीक, हिंसा के मामले, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, इससे जुड़े मुद्दे, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा। पहले दहेज का बहुत बार पूछा गया है, दहेज को लेकर, तो ये भेद, लैंगिक जो भेद का आधार, इससे हिंसा के, इस तरह के निबंधों को हम लोग दे सकते हैं। फिर सशक्त कैसे बनाना है, तो सशक्तिकरण की चर्चा, तो ये 3 हिस्सा आता है महिलाओं के अधिकार को लेकर। फिर ये 3 तलाक का मुद्दा भी इसमें चर्चा में आया था पहले, घरेलू हिंसा को लेकर कानून बने, यौन हिंसा को लेकर नई नई मुद्दे सामने आते, तो एक मुद्दा, तो ये कहा जाता है जब बच्चे तैयार करते हैं तो इस एक मुद्दे को अगर आपने मूलभूत बातों को तैयार कर लिया तो जिस तरह से पूछा जा रहा है उस तरह आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। दूसरा सामाजिक न्याय का, तो सामाजिक न्याय में भी मुख्य मुद्दा आरक्षण को लेकर आता है, ठीक। फिर उसके बाद आरक्षण के साथ साथ सबके सामाजिक समानता को लेकर जो मुहिम चल रही है उनकी चर्चा आती, बार बार आरक्षण को लेकर पूछा गया, भी हम लोग निबंधों को देखेंगे। राजनीतिक और सामाजिक में आपको जो मुख्य सर्वकालीन से भ्रष्टाचार, आतंकवाद, इस तरह के मुद्दे इसमें आ सकते हैं। तो इस तरह के अब देखिए 3 हिस्से आ गए। तो सामाजिक क्षेत्र में किसी एक क्षेत्र में जिसकी आपकी रुचि हो, जिसमें गहनता से आप विचार कर सके, इसको आपको चुना जाता है। क्योंकि कभी कभी अपने विषय को चुनने में कठिनाई होती है कि हम उसमें बहुत अत्यधिक उन बातों को रख देते हैं जो सामान्य से अधिक होती है। मतलब जैसे मान लो किसी का विषय साहित्य है, अगर वो साहित्य मान लो कबीर आ गए तो उसका विषय साहित्य, उसने 10-15 श्लोक लिख डाले तो उससे वह दोहे लिख डाले तो उससे समस्या क्या आ जाएगी। तो विषय के साथ वो न्याय नहीं हो पाता है। इसलिए माना जाता है कि अगर आप महसूस ऐसे विषय उठाते हैं जिसको आप उसको महसूस कर रहे हो, इन सभी चीजों को लेकर, और आपका मूल कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि समानता आवश्यक है, इसलिए कहा जाता है महिला
जो मुद्दा है उसमें जो समानता है वो साधन है। समानता रहेगी तो हम जीवन में ज्यादा सुखी और विकास कर सकेंगे। सामाजिक न्याय, असमान, समाज में असमानता है इसलिए संवेदनशील मुद्दा हो जाता है। भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है, इसको आप जितने भी रचनात्मक ढंग से, इसमें नैतिक पक्ष, आचरण संबंधित है, मूल्यों संबंधित जो संस्कृति वाला हिस्सा है उससे भी पूछा जा सकता है, और आतंकवाद आज हम कर रहे हैं तो इसका ये, तो इसमें मुख्यतः इन 3 क्षेत्रों का पूछा जाता है। और इसके आधार पर देखें, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय में बस इसमें ये करना है कि इसमें जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों से पूछा जाता है तो पहला कि मूल अवधारणा से पूछा जाता है। भारत की विदेश नीति पूछ लिया, और मूल अवधारणा के बाद जिससे भारत सीधे प्रभावित हो रहा है उसका, और पड़ोसी देश, बस ये लिमिटेशन है। क्या? मूल अवधारणा भारत की विदेश नीति, भारत का पंचशील सिद्धांत विदेश नीति में, ठीक। फिर पड़ोसी देशों में नेपाल पूछा गया है, पाकिस्तान पूछा गया है, ठीक। अगर नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका पूछा गया है, और जिससे भारत प्रभावित हो रहा है, मान लो अफगानिस्तान में जो परिवर्तन हुआ, कोई इस तरह का बड़ा परिवर्तन कहीं हो जाए, जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, जब अफगानिस्तान में आतंकवाद चल रहा था तब निबंध आया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान का संघर्ष। चीन से, कोई चीन पड़ोसी देश है, उससे संबंध को भी लेकर हो सकता है। इस तरह अगर हम लोग देखें तो ये अलग अलग मुद्दे आते हैं। अब इसमें हम लोग देखें कि जो निबंध आए हैं इस हिस्से से, महिलाओं को लेकर निबंध पूछा गया है। भारतीय समाज में विद्यमान दहेज प्रथा की समस्या, इसे पूछा गया है। महिला शक्तिकरण, कन्या भ्रूण हत्या, नारी शक्ति को बल कैसे दें, ठीक। यौन अपराध, कारण निवारण, इस तरह देखेंगे तो महिला आयोग की उपलब्धियां और सीमाएं, इसको भी किया गया। संयुक्त परिवार के टूटने, ग्रामीण संस्कृति जोड़ के विशेषकर उसका संबंध महिला मुद्दे से है। दहेज दानव, नारी शक्तिकरण, दशा दिशा, कन्या भ्रूण, मानव जाति की भविष्य प्रश्न, ठीक। मानव व्यापार और बलात्कार, तो ये मुद्दे इस हिस्से सबसे ज्यादा पूछा इससे गया है। सामाजिक न्याय से अगर हम लोग देखें, और ये राजनीतिक सामाजिक में तो भ्रष्टाचार, कारण निवारण, ठीक। प्रोन्नति में आरक्षण का औचित्य, आतंकवाद की रणनीति, ठीक। आतंकवाद और विश्व शांति, बढ़ता हुआ आतंक, आरक्षण का औचित्य, ठीक। आरक्षण के हानि लाभ, ठीक। इस तरह से देखा जाए तो एक आध दो जनसंख्या से प्रश्न आए हैं, लेकिन मुख्यतः आरक्षण को जोड़ते हुए और भ्रष्टाचार और आतंकवाद को लेकर। एक बार तो पूछा गया माओवाद, ठीक, और अतिवाद, एक बहुत अच्छा निबंध आता है, वाम अतिवाद, माओवाद और नक्सलवाद। तो इस तरह से अलग अलग निबंधों में पूछा गया है। तो ये इन मुद्दों पर विशेषकर इन्हीं को कवर किया गया है जो प्रासंगिक, उसके बारे में माना जाता है किसी बच्चे ने बहुत गहराई से अध्ययन नहीं किया है, लेकिन समाज समझ के आधार पर बता सके। और इसमें अगर हम लोग निबंध देखें तो मुख्यतः पूछा गया है कि तालिबान और पाकिस्तान संघर्ष पूछा गया है। भारत की विदेश नीति और समानता का सिद्धांत, भारत में के पड़ोसी देशों के साथ उसकी नीति, नेपाल में प्रजातंत्र का भविष्य, नेपाल पड़ोसी राष्ट्रों की राजनीतिक अस्थिरता, ठीक। उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में अलगाववादी उभार। तो ये जो देख पूछ किससे रहा है, मूल अवधारणा या भारत जिससे प्रभावित हो रहा है, इस बार इसलिए अफगानिस्तान बगल में चर्चा है, उसके साथ हो सकता है श्रीलंका के साथ संबंधों को लेकर, बांग्लादेश के साथ जो हमारे संबंध है, तो ये तो कुल मिला के इस हिस्से को हम लोग देख सकते हैं। यह तीसरे पार्ट के तौर पे हमारे सामने आता है। इसमें जैसे कहते हैं विदेश नीति, जैसे कभी कभी जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस विषय नहीं लिया है वो सोचते हैं कि ये निबंध पॉलिटिकल साइंस वाले ही लिख सकते हैं, लेकिन मुख्यतः क्या है इसमें, विदेश नीति क्या है, अपना हित साधने के लिए, सामान्य भाषा में साधने के लिए, जब हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, अपना हित साधना है और साधन क्या है, शक्ति का इस्तेमाल करना है। इसलिए जब आप इस तरह कभी निबंध लिखें तो उसको जरूर देख लें कि कौन सा एक्शन है जिससे हर देश, भारत को अपना हित साधना है, भारत की जो शक्ति है, जैसे भाई चीन के पास उसकी सेना की शक्ति है, भारत के पास सैन्य शक्ति, लेकिन भारत का सबसे बड़ी शक्ति जो है वो सबसे बड़ा क्रय शक्ति वाला देश हो गया है।
इसलिए अमेरिका जैसे देश भारत के हित में काम करने के पक्ष में होते हैं। तो इस तरह करना रहता है। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को आप संबंधों को ले सकते हैं, इसमें भी आप रचनात्मक तरीके से अपनी बातों को कहने की स्थिति में आ सकते हैं। फिर देखिए विज्ञान और पर्यावरण। अब विज्ञान में इसमें भी हम लोग अगर दो हिस्से कर लें, विज्ञान और पर्यावरण। विज्ञान से जो आपको बनेंगे, पहला तो ये बना था जो हमारी उपलब्धियां होंगी, कोई विशेषकर जो उपलब्धियां हैं विज्ञान के क्षेत्र में, मुख्यतः दो चीजों में ही प्रश्न पूछे गए, एक तो अंतरिक्ष और दूसरा परमाणु मुद्दे को लेकर। तो चंद्रयान मिशन हो, चाहे इस तरह की चीजें हो, तो अंतरिक्ष और परमाणु मुद्दा। दूसरा मुद्दा आता है इस विज्ञान की वजह से, जैसे है ना फेमस, वो अभी भी आधारभूत बना है, विज्ञान वरदान है भी कि अभिशाप है। अगर इसको देखा जाए तो उसी तरह विज्ञान की जो तकनीकें हैं उससे अगर मानव सभ्यता में कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो उसको हम लोग यहां पर जैसे अब एक संभावित नियम हो रहा है सोशल मीडिया को लेकर, या फिर जो हमारी जो नई विज्ञान को तकनीकों के सहारे जो हम लोग सुविधाओं के दास बन गए हैं। इसी के साथ आता है उपभोक्तावाद। ये उसके नकारात्मक पक्ष को सोशल मीडिया के साथ पूछ सकता है कि भाई सोशल मीडिया के जो नकारात्मक पक्ष हैं, कैसे सोशल मीडिया के साथ तनाव, सांप्रदायिकता फैल रही है। तो सोशल मीडिया एक इन्वेंशन है, उस इन्वेंशन का प्रयोग समाज हित में कैसे करना है, इसको लेकर ये निबंध। फिर उपभोक्तावाद, विज्ञान जो है वो आविष्कार, इसलिए बड़ा अच्छा एक लाइन कही जाता है, पहले कहा जाता था आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जो आवश्यकता उसका आविष्कार किया जाएगा, लेकिन उल्टा भी हो गया है, आविष्कार आवश्यकता की जननी। पहले आविष्कार हो जाता है, फिर हर को उसकी आवश्यकता महसूस कराई जाती है और उसको भोक्ता बनाया जा सकता है। तो विज्ञान को लेकर अभी हम लोग देखेंगे जिस तरह के निबंध है, दो तरह के, एक उपलब्धियों से संबंधित है और दूसरा उसके नकारात्मक पक्षों को लेकर आ रहा है। एक उपलब्धियां और नकारात्मक। और पर्यावरण को लेकर जाहिर सी बात है मुख्य मुद्दा प्रदूषण का है और दूसरा जो नया मुद्दा आया है वो है जलवायु परिवर्तन। इसे समझना होगा। प्रदूषण मनुष्य केंद्रित विचारधारा है कि मनुष्य के जो आसपास का वातावरण है, जो पर्यावरण है, वो कैसे प्रभावित हो रहा है। ये पहली अवधारणा थी प्रदूषण की, जिसमें जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, इस तरह की चीजें आती हैं। और देखिए जैसे पृथ्वी का गर्म होना इसी तरह के हिस्से में आता था। तो अभी तक पिछले साल तक मतलब 20वीं शताब्दी में मुद्दा था, जैसे मान लो एक उदाहरण के समझाते हैं, जो समय उसमें उदाहरण के आधार पर इसको समझा सकते हैं। वो ये कि जो पहले मुद्दा ये था कि पृथ्वी गर्म हो रही है तो क्लाइमेट चेंज होगा। अगर पूरी पृथ्वी में गर्मी बढ़ रही है और ओजोन परत की हम लोग ओजोन परत की चिंता क्यों कर रहे थे, ओजोन परत से सीधे ऐसे हानिकारक रेज़ें आएंगी, फिर वो जो गर्मी बढ़ेगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं। उसके बाद क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा और उसके बाद जलवायु परिवर्तन हो, क्लाइमेट चेंज होगा। और आज हम लोग जलवायु परिवर्तन तक पहुंच चुके हैं। तो इस तरह के, तो इसमें दो ही तरह के निबंध बनते हैं, एक जल है, वायु है, या इससे एक सामान्य प्रदूषण संबंधित सामान्य निबंध, और दूसरा जलवायु परिवर्तन से होने वाले निबंध पढ़ते हैं। तो ये दो निबंध। इसी के बाद जो पांचवा हिस्सा है वो आपदाओं संबंधित है। यही जो समस्या आगे बढ़ जाती है तो वह हमारे लिए क्या हो सकता है, विशेषकर आपदाएं लाती है। तो इसलिए यहां बड़ा सरल ढंग से कहा, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इसमें आप रोचकता आपको दिखानी होगी। लोग कहते हैं ना कि जो चीता जो है वह आबादी में आ गया, जबकि ये नहीं कहा जाता कि आबादी में, चीते की आबादी में जंगल में मनुष्य पहुंच गया। तो इस तरह से इस क्षेत्र को, इस निबंध को हम लोग नए नए ढंगों से, नए नए उदाहरण देकर, कुछ समसामयिक खबरों के आधार पर भी इसे हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम लोग देखें कि जो निबंध आए हैं इस क्षेत्र से, अब देखिए इसमें भारत में कंप्यूटर क्रांति उपलब्धियों के बारे में, सर सोशल नेटवर्किंग का महत्व है, अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की प्रगति, परमाणु ऊर्जा संधि का औचित्य। इस तरह से वो निबंध पूछे जा रहे हैं, वर्तमान परिवेश में इंटरनेट का महत्व, ठीक ये है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है,
कंप्यूटर से लाभ और हानियां, दूरदर्शन से लाभ और हानियां, ठीक, विज्ञान विद्युत शक्ति के चमत्कार इधर से पूछा जा रहा है, और दूसरी तरफ क्या पूछा जा रहा है, विज्ञान की देन इधर से पूछा जा रहा है, और उसके नकारात्मक पक्षों को वही कि भाई इस विज्ञान के चमत्कार से क्या नेगेटिव चीजें आ रही हैं। इससे तो दो तरह के निबंध आ रहे हैं। और देखिए प्रदूषण संबंधी जो निबंध आए हैं, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी का आपसी संबंध, अंध औद्योगिक परंपरा प्रदूषण का स्रोत है, पर्यावरणीय प्रदूषण आया, जल प्रदूषण, गंगा स्वच्छता, ठीक, फिर इसके बाद प्रदूषण की समस्या और समाधान, पर्यावरण प्रदूषण, और इस तरह ग्लोबल वार्मिंग भी पूछा गया है। तो देखा जाए तो ये एक सरल सा छोटा सा हिस्सा है, आप इस मुद्दे पे कर सकते हैं। बस थोड़ी सी टेक्निकल जानकारी आपको होगी, लेकिन मुख्यतः निबंध में बहुत तकनीकी जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। आप उसको कैसे कुछ सामान्य धारणाओं से रचनात्मक तरीके से समझा सकते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो ये हिस्सा हम लोग अलग अलग तरीके से इसमें हम लोग देख सकते हैं। अब अगला हिस्सा आता है प्राकृतिक आपदाएं और निवारण। इसमें भी इसको हम लोग देखते तो प्राकृतिक आपदाएं मतलब प्राकृतिक तौर पर जो समस्या हमारे सामने आती है, जैसे कि अलग अलग उदाहरण देखें कि मुख्यतः उन समस्याओं को पूछा जाता है जिसका संबंध भारत से है। तो भारत में मुख्य समस्या क्या आ रही है? तो भारत में अगर आपदाओं को देखा जाए तो समानता बाढ़ और सूखा, ये निबंध आता है कि बाढ़ और सूखा। दूसरा क्योंकि भूकंप, ठीक, और भूकंप को लेकर आता है। कभी कभी जो ये बाढ़ है, जैसे अभी केरल में बाढ़ आई, तमिलनाडु में बाढ़ आई, कश्मीर में बाढ़ आ गई थी। सूखा बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग पड़ता है। तो ये पहला, अगर आपदाओं को आपने अगर बाढ़ और सूखे को आप तैयार कर लिया, और भूकंप लगभग पूछा गया है। और तीसरा स्वास्थ्य से, अब क्योंकि कोरोना जैसी आपदा हमारे सामने आई है, इसलिए अभी नए निबंधों में जो पूछे जा रहे हैं अलग अलग, उसमें स्वास्थ्य से जुड़े ये मुद्दे आ गए। तो मुख्यतः प्राकृतिक आपदाएं और उनके निवारण। ये प्राकृतिक आपदाओं का स्रोत, इसके पहले वाला सेक्शन हो सकता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रदूषण का जिसका पहला हिस्सा है वो उसके लिए उत्तरदायी है। इसलिए मुझे लगता था इसको साथ ही कर देना चाहिए था कि प्रदूषण और उस विज्ञान और प्रदूषण, उसके बाद ही वो विज्ञान के चमत्कार से कोरोना का भी माना जाता है कि जो आशंकाएं हैं कि वो विज्ञान के जो चमत्कार है उसमें कोरोना, भूकंप और बाढ़ सूखा जैसी आपदाएं हमारे सामने आ रही। इसलिए देखिए इसमें जो निबंध है इन्हीं 3 क्षेत्रों से पूछे गए हैं। इसको अगर हम लोग देखें, निरंतर घटते जल प्रदूषण की समस्या, ठीक, ये उससे पहले वाले हिस्से में हो सकता है। फिर है अलग भूकंप आया है, भारत का मंगल ग्रह मिशन इसके पहले वाले में हो सकता है जो हमारे उपलब्धियों को लेकर रहा होगा। कोरोना महामारी, आपदा में अवसर है, अनावृष्टि एक गंभीर प्राकृतिक दुर्भाग्य है, जलवायु परिवर्तन जो इसके साथ जलवायु परिवर्तन के साथ जोड़ा गया है प्राकृतिक आपदाओं को। कश्मीर में बाढ़ पूछा गया है, ठीक, भारत में बाढ़ से ज्यादा सूखे के खतरे हैं, भूकंप के संभावित खतरे। तो मुख्यतः देखा जाए तो एक जापान में सुनामी एक बार पूछा गया तो विश्व को चेतावनी, कोई ऐसी कोई बड़ी घटना जो पूरी दुनिया के लिए वो पूछी जा सकती है। तो मुख्यतः अगर ये एकदम सुरक्षित हिस्सा भी है कि आपको 3 हिस्सों को तैयार कर लेना है और कोरोना से जुड़ा निबंध पूछा जाना चाहिए, और विशेषकर द्वितीय जो लहर है उस लहर से जुड़ी बातों को कर सकते हैं। और ये इस बार संभावना भी है, और विशेषकर अभी तक पूछा गया है जिसके पहले आयोग ने, हमने उन्हीं निबंधों को हम ले रहे हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अगर ये आपदा और अवसर की बात की गई है तो अभी इससे बचने के उपायों के संबंधित जो द्वितीय लहर के बारे में ये अलग अलग पूछा जा सकता है। एक लगा बता दें कि आईएएस में एक बहुत अच्छा निबंध आया है, अभी 3-4 दिन पहले पेपर हुआ है कि इतिहास अपने को 2 बार दोहराता है। पहली बार वो एक त्रासदी के तौर पर और दूसरी बार प्रहसन के तौर पर। तो इसका अर्थ क्या है कि इतिहास कोरोना को लेकर भी दोहरा रहा है, तो उस संदर्भ में काफी मौके रहते हैं इस बारे में निबंध लिखने को। 3 ही निबंध है और ये सुरक्षित तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। अब आते हैं अंतिम हिस्से पर। देखिए कृषि उद्योग और व्यापार, इसको उन्होंने एक श्रेणी में एक साथ कर दिया है, कृषि उद्योग व्यापार। अब कृषि का अगर हम लोग क्षेत्र देखें कि मुख्यतः जब ग्रामीण परिवेश की हम लोग अलग अलग चर्चा कर रहे हैं तो कृषि मुख्यतः ये देखिए आर्थिक पक्ष के साथ जुड़ा है। अब अगर देखिए
किसान आंदोलन तो बहुत मुश्किल है कि पूछे, लेकिन किसान आंदोलन से जुड़े जो मुद्दे थे पक्ष और विपक्ष वाले, उन योजनाओं के साथ इसको देखना पड़ता है अभी। लेकिन अभी इतना डिटेल में तो नहीं जा रहे वो, लेकिन इतना जो किसानों से जुड़े जो मुद्दे होते हैं वो दो तरीके होते हैं। एक उनकी खेती किसानी से जो जुड़ी समस्याएं हैं, समस्या आधारित होता है, जो विशेष क्षेत्र से संबंधित है, और दूसरा सामान्य समस्याएं, जिसमें मानसून के बार बार पूछा गया है कि मानसून को लेकर क्या है। फिर कहा जाता है कि सामान्य समस्याओं की, भाई गरीबी, गांव में इतनी गरीबी क्यों है। फिर अलग अलग जो योजनाएं हैं, यद्यपि योजनाएं वो पूछेंगे वहां पर, कोई योजना पूछनी है उनको किसानों से जुड़ी हुई तो उसको वह सेकंड वाले हिस्से में पूछेंगे। लेकिन यहां पर उन्हीं मुद्दों को किया जा रहा है जिनका संबंध आर्थिक। इसलिए देखिए, कुटीर उद्योग पूछा गया है, 3 बार कुटीर उद्योगों पर पूछा गया है इस निबंध को। फिर उद्योग से संबंधित जो निबंध है वो चाहे से कुटीर उद्योग, कोई भारत ग्रामीण परिवेश में कुटीर उद्योगों की बहुत व्यापक मतलब सफलता के साथ कुटीर उद्योग भारत में चल रहे हैं ग्रामीण स्तर पर। तो उद्योगों से जुड़े, विशेषकर जो ग्लोबलाइजेशन के बाद उद्योग और व्यापार में मुख्यतः यह आर्थिक मुद्दा होता है। इसलिए इसमें एक तो भूमंडलीकरण से जुड़े जो मुद्दे हैं वो पेटेंट का मुद्दा है, आर्थिक सुधारों की बात होती है। ठीक जैसे अभी पूछा गया है कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का निबंध आ चुका है। फिर बैंकों में सुधार, ठीक, ये भी आता। तो उद्योग वाणिज्य व्यापार मुख्यतः आर्थिक मुद्दे के तौर पर हमारे सामने आते हैं। हाँ, इस प्रश्नों करते समय ये जो मुद्दे हैं, किसान वाले मुद्दे तो बहुत अच्छी तरह से हो सकते हैं। हाँ, आर्थिक उद्योग और व्यापार से करते समय आपको कुछ आंकड़ों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। और जैसे औद्योगिक रुग्णता पूछा गया है, ठीक, भारत के औद्योगिक विकास की एक पे निबंध लिखिए, ये भी निबंध है। तो ये अलग अलग, तो इस हिस्से में कहा जाता है कि आप किसानी कृषि वाले मुद्दों को तो सरलता से कर सकते हैं, लेकिन जब इन मुद्दों को आप करना चाहें तो इसके लिए आर्थिक पक्षों की अच्छी तरह से जानकारी हो सकती है। जैसे नोटबंदी का मुद्दा आया तो उसे बहुत ज्यादा आर्थिक पक्ष की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जन सामान्य में आता है। जो जीएसटी भी पूछा गया है उसे समझने के लिए आपको जीएसटी जब आप लिखेंगे तब आपको आवश्यकता रहती है कि उसके टैक्स के बारे में आपको बेहतर तरीके से जानकारी हो, वरना भूमंडलीकरण के सामान्य कॉन्सेप्ट के आधार पर भी इन निबंधों को किया जा सकता है। अब हिस्से से अगर हम लोग निबंध देखें कि भारत की कृषि के समक्ष उपस्थित चुनौतियां, ये देखिए सामान्य सा है चुनौतियां। विश्व और क्या, रासायनिक खादों का बढ़ता कुप्रभाव, ये खेती किसानी से विशेष समस्या को लेकर, मानसून पर भारतीय कृषि की निर्भरता, ठीक, और फिर है भारत में आर्थिक सुधार, यहां से पूछा गया है। फिर भूमंडलीकरण, कुटीर उद्योग, मुक्त व्यापार नीति, डिजिटल अर्थव्यवस्था, संभावनाएं चुनौतियां, भारत का किसान हमारा अभियान, भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, संभावनाएं चुनौतियां, भारत की उदार आर्थिक नीतियां, भारत की कृषि की मानसून पर निर्भरता, खुदरा बाजार में विदेशी दस्तक। ये जो निबंध हैं अलग अलग, आप देखिए औद्योगिक विकास और पर्यावरण, भारतीय किसान की जीवन से विरति क्यों, किसान कृषि और विज्ञान, तो इस तरह मूल्य वृद्धि कारण निवारण, आर्थिक मंदी, जैसे आर्थिक मंदी, विशेष आर्थिक जोन, इस तरह के निबंधों से बचना पड़ता है, विशेषकर यदि आपका इकोनॉमिक्स विषय नहीं। लेकिन सामान्य से निबंधों को आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अगर आपने ग्लोबलाइजेशन अच्छी तरह समझ लिया है तो कोई भी निबंध आता है इनमें से तो उसके प्रभाव को दिखाते हुए कर सकते हैं। तो ये जो चर्चा की हमने, ये सामान्यतः एक आउटलाइन बनाई है, इससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा। उद्देश्य ये था इस लेक्चर्स का कि आपको निबंध के बारे में, अलग अलग सेक्शन के बारे में जानकारी मिल जाए, आपको ये पता चल जाए कि किस खंड से किस तरह के निबंध पूछे जा सकते हैं, और सभी खंडों के बारे में थोड़ा सा परिचय, थोड़े से आप कॉन्सेप्ट समझ लें। इसलिए हर निबंध, हर सेक्शन को बताते समय जो उसका जो मुख्य बिंदु था उसकी अवधारणा को भी समझाने का प्रयास किया गया। और फिर ये भी हम लोगों ने, मैंने कोशिश की इस लेक्चर में, ताकि आप उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा, लोक सेवा आयोग द्वारा जो अभी तक निबंध पूछे गए हैं उनके उदाहरण भी दे दिए गए,
ताकि आपको अंदाजा लग सके। तो इससे आप अपनी रणनीति बना सकते हैं कि कैसे हम निबंधों को तैयारी करें। यद्यपि आप एक या दो सेक्शन को बहुत अच्छी तरह से फोकस करके उस पर निबंध लिखने की तैयारी कर सकते हैं। और देखिए चुनौती क्या है, 2 घंटे हैं। 1 घंटे में आपको 1000 शब्द लिखने हैं, इसलिए आज ही से आपको अपने लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सीधे आप वहां परीक्षा भवन में जाके लिखने की स्थिति में नहीं आ सकते। तो ये एक सामान्य सा परिचय था, और बाकी जो भी अगर आपके प्रश्न हो आप उसमें आप लिख के पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, और हम उसका उत्तर भी दे देंगे। और देखेंगे आगे के कुछ लेक्चर्स में कि कैसे हम इस निबंध के पेपर को और बेहतर तरीके से कर सकें। ये आज का लेक्चर विशेषकर जीआईसी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है। अन्य परीक्षाओं के लिए निबंधों को अलग अलग दृष्टिकोणों से अलग अलग लेक्चर्स में हम लोग बातचीत करेंगे। धन्यवाद।